टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर जहां भारत का पहला महान साम्राज्य बना, मौर्य वंश। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक जबरदस्त जोड़ी की है जिसने मिलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या सिर्फ एक बड़ी सेना से? नहीं, इसके पीछे होती है कमाल की स्ट्रैटेजी, बेहतरीन डिप्लोमेसी और एक बहुत बड़ा सपना। और मौर्यों की कहानी में ना इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि ये साम्राज्य कैसे बना, इसकी कहानी किन लोगों ने और किन शब्दों में लिखी। फिर एक छोटा सा टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। और आखिर में एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसका अंत किसी को भी चौंका सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, आखिर मौर्य साम्राज्य इतना खास क्यों था? ये सिर्फ एक और राजघराना नहीं था, ये सच में पूरे भारत के लिए एक नई शुरुआत थी। जरा सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी बात होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे, एक शासन के नीचे लाया गया था। ये एक ऐसा कारनामा था जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। ये साम्राज्य 322 ईसा पूर्व यानी 322 बीसी में शुरू हुआ और 185 ईसा पूर्व यानी 185 बीसी तक चला। सोचिए, इतने लंबे समय तक इसने भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों से। इनके बिना ये कहानी अधूरी है। एक था तेज दिमाग वाला गुरु और दूसरा था एक जोशीला नौजवान राजा। और इनकी जोड़ी कमाल की थी। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जोश और हिम्मत ऐसी थी कि उन्होंने नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। और दूसरी तरफ थे चाणक्य, जिनका तेज दिमाग इस पूरी क्रांति के पीछे की असली ताकत था। पता है, चाणक्य को अक्सर इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लिखी किताब अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति पर एक ऐसी जबरदस्त गाइड है जो आज भी उतनी ही काम की है। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक लड़ाई और एक शानदार डील ने इस नए साम्राज्य को एक असली सुपर पावर बना दिया। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसका एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक बहुत बड़े इलाके पर राज कर रहा था। अब भारत के नए सम्राट चंद्रगुप्त और इस यूनानी जनरल के बीच एक जबरदस्त टकराव होना तो तय ही था। ये नंबर 500 यानी 500, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत थी जो शांति के लिए चुकाई गई। ये वो 500 हाथी थे जिनके बदले में एक ऐसी डील हुई जिसने मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सरहद को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो इस डील में चंद्रगुप्त को मिला क्या? उन्हें मिले बलूचिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाके, और साथ ही सेल्यूकस की बेटी से शादी का प्रस्ताव, जिससे एक मजबूत रिश्ता भी बन गया। बदले में सेल्यूकस को क्या मिला? 500 लड़ाकू हाथी, जो उस जमाने के कह सकते हैं टैंक हुआ करते थे। लेकिन ये सब बातें हमें पता कैसे चली? आखिर इतने सालों बाद भी ये कहानी हम तक कैसे पहुंची? इसका जवाब उन पुरानी किताबों में है जो आज भी हमारे पास हैं। हमारे पास कई सोर्स हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र हमें बताता है कि राजकाज कैसे चलता था। इंडिका में एक यूनानी राजदूत ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है। मुद्रा राक्षस तो एक नाटक है जो उस दौर की कहानी बताता है। और तो और श्रीलंका के इतिहास से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। और मौर्यों के महल, अरे वो इतने शानदार थे कि एक यूनानी इतिहासकार ने उन्हें इंसान की बनाई सबसे महान चीजों में से एक बताया। वहीं एक चीनी यात्री ने तो उन्हें देवताओं का बनाया हुआ कह दिया। सोचिए क्या नजारा होता होगा। तो चलिए, अब तक जो भी सुना उसे परखने का समय आ गया है। तैयार है एक छोटे से क्विज के लिए? देखते हैं आपको कितना याद है। तो पहला सवाल ये है, मौर्य वंश की नींव किसने रखी और नंद वंश को किसने हराया? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बृहद्रथ। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही। अगला सवाल, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जमीन के बदले में तोहफे में क्या दिया था? ए 1000 घोड़े, बी सोना चांदी, सी
500 हाथी या डी सिंध का पूरा इलाका? सही जवाब है सी 500 हाथी। और रुकिए, इसको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक बहुत सिंपल है। याद रखिए, 500 हाथी दिए तब जाकर ABC हुई। ए से अफगानिस्तान, बी से बलूचिस्तान और सी से चंद्रगुप्त की शादी। है ना कमाल की ट्रिक? अब ये फैक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। और अब कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, चंद्रगुप्त का सत्ता से संन्यास। सोच कर देखिए, एक सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसने एक दिन अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया और एक जैन संत बन गया। वो श्रवणबेलगोला गए और जैन परंपरा के अनुसार उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया, सत्ता के शिखर से सीधे आध्यात्म की राह पर। तो आखिर में ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या सत्ता को जीतना बड़ी बात है या सत्ता को त्याग देना? चंद्रगुप्त की असली विरासत क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ सारे ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।